रीबर्थ इन नॉवल एपिसोड 7 अनिका समय जिस दिन सूर्यांश को सच पता चलेगा ना मैं उन्हें खुद सारा सच बता दूंगी और सूर्यांश तक ये बात गलत तरीके नहीं जाएगी। आई प्रॉमिस समय एकदम से अनिका को अपने करीब खींचकर उसके होठों को अपने कब्जे में कर लेता है और उन्हें शिद्दत तलब और तड़प से चूमने लगता है क्योंकि समय के अंदर जो एक डर था ना अनिका को खो देने का डर आज खत्म हो गया था। एलिल वही सूर्यांश और कोयल के कमरे में कोल बेड पर बैठी हुई थी और सूर्यांश उसके पैरों के पास बैठा उसकी पैरों में पायल पहन रहा था। ये सोने की पायल थी जो सूर्यांश कोयल के लिए आया था, लेकिन शर्म की वजह से वह नीचे किसी के सामने कोयल को वो गिफ्ट नहीं दे पाया था। लेकिन अब जैसे ही वो कोयल के पैरों में उनसे पायल को पहना है, धीरे से उसके दोनों पैरों को बारी बारी से चूम लेता है और ये देखते ही कोयल अपने पैरों को खींचने लगते हैं। लेकिन सूर्यांश एक झटके में कोयल के पैरों को खींचकर अपनी तरफ कर लेता है और पोयम बेड पर लाकर खींची हुई सूर्यांश की तरफ चली आती है। वही सूर्यांश कोयल के ऊपर झुककर पहले उसके फोरहेड को, फिर उसकी दोनों आंखों को और दोनों गालों को बारी बारी से चूम लेता है। फिर सूर्यांश से चक्कर कोयल के होठों को अपने कब्जे में लेता है और उन्हें शिद्दत से चुने लगता है। वो शर्ट कैसे का पेटेंट किस में बदल गई उन दोनों को ही पता नहीं चला। सूर्यांश के हाथ कोयल की पूरी बॉडी को सहला रहे थे और कोयल वक्त के साथ मदहोश होती जा रही थी। सूर्यांश के चुने पैर से कोयल की बॉडी रिएक्ट कर रही थी और कोयल के छूने से सूर्यांश की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को चूमने लगे हुए थे। वहीं दोनों के हाथ एक दूसरे के शरीर को छू रहे थे और कोयल के हाथ सूर्यांश की पीठ पर कैसे हुए थे। सूर्यांश एकदम से पलट जाता है। अब कोयल उसके ऊपर थी और सूर्यास्त नीचे, कोयल उसके ऊपर झुकी हुई थी। सूर्यांश कोयल के आधे कपड़ों को पहले ही निकल चुका था, अब वो सिर्फ इनरवियर में सूर्यांश के सामने थी। कोयल सूर्यांश के फोरहेड पर किस करती है, फिर उसकी आंखों पर, फिर उसके दोनों गालों पर और फिर उसके होठों को चूमने लगती है। सूर्यांश भी बराबर कोयल का साथ दे रहा था। कोयल भी पूरी भीग चुकी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है, वो इतनी पागल हो गई थी। सूर्यांश के पीछे कोयल सूर्यांश के सीने पर किस करते करते जोर से बात कर लेती है और सूर्यांश की हल्की सिसकी निकल जाती। सूर्यांश के सीने पर किस करते करते जोर से बात कर लेती है और सूर्यांश की हल्की सिसकी निकल जाती है। सूर्यांश एकदम से कोयल को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके होठों को अपने कब्जे में ले लेता है और अपने दोनों हाथों से उसके दोनों उबरे को जोर जोर से मसल रहा था। कोयल गहरी गहरी सांस ले रही थी। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था जिस तरह सूर्यांश उसे पेश आ रहा था। वह पूरी तरीके से अपने होश खो चुकी थी। कोयल सूर्यांश के साथ बहुत अटैक हो गई थी। यह कह सकते हैं कि सूर्यांश से प्यार करने लगी थी। कहते हैं प्यार एक नज़र में हो जाता है। कोयल को भी एक नज़र में ही सूर्यांश से प्यार हो गया था और सूर्यांश की दी गई इज्जत के बाद कोयल सूर्यांश पर विश्वास के साथ साथ प्यार भी करने लगी थी। सूर्यांश एक झटके में कोयल के सारे कपड़ों को उतार कर फेंक देता है और खुद के भी। वही कोयल अपनी आंखें बंद कर लेती है तो सूर्यांश अपनी डीप और हस्की वॉइस में कोयल के कान के पास जाकर कहता है, मुझे देखो, मुझे महसूस करो, हमारे इस प्यार की नई दुनिया की शुरुआत करो, शादी के बाद हमारी पहली रात को एंजॉय करो। कोयल फिर भी अपनी आंखें नहीं खुलता है क्योंकि उसे सूर्यांश से शर्म आ रही थी। वही सूर्यांश समझ जाता है कि कोयल बहुत शर्मा रही है। सूर्यांश एक बार फिर कोयल के होठों को अपने कब्ज में लेकर उन्हें शिद्दत से चमन लगता है। ऐसा लग रहा था कि सूर्यांश आज पूरी तरह से कोयल की फोटो के रस को निचोड़ ही लेगा क्योंकि वो जिस तरह से कोयल के होठों को शक कर रहा था उसके होठा सूट चुके थे। लेकिन वो फिर भी सूर्यांश को खुद से अलग नहीं कर रही थी क्योंकि सूर्यांश का कायल कितनी करीब आना कोयल को भी पसंद आ रहा था। कोयल की जिंदगी में आने वाला सूर्यांश पहले मर्द था, आखिरी भी, क्योंकि कोयल पूरी तरह से सूर्यांश की हो चुकी थी और सूर्यांश कोयल का हो चुका था। सूर्यांश धीरे धीरे कोयल के पूरे शरीर के अपने प्यार के रंग में रंगने लगता है। कोयल भी पूरी तरह से सूर्यांश में खो चुकी थी। तभी सूर्यांश एक झटके में कोयल के आगोश में समा जाता है। दोनों कोयल को दर्द होता है लेकिन वह अपनी आंखें बंद करके उसे दर्द को सहन करने की कोशिश कर रही थी। सूर्यांश कोयल के चेहरे को देख रहा था। उसे कमरे में दोनों की सांसों की आवाज पूछ रही थी। उसे कमरे का माहौल बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था क्योंकि दोनों पसीने से भीग चुके थे और एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ अनिका और समय के कमरे में से यही माहौल चल रहा था जहां समय अनिका को टूटकर अपनी मोहब्बत का एहसास करवा रहा था। अनिका भी हर तरीका से समय में खो चुकी थी क्योंकि अब उसके अंदर जो डर था समय से अलग हो जाने का, अब वो भी खत्म हो गया था क्योंकि सूर्यांश की जिंदगी में कोयल आ गई थी और अब सूर्यांश कभी भी समय और अनिका को अलग करने की कोशिश नहीं करेगा।
लेकिन हमारी जिंदगी हमारे अनुसार चल जाए ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। जब हमें लगता है ना कि हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका है, तभी हमारी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आता है जो हमें हिलाकर रख देता है। वही होने वाला था अनिका समय के साथ, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में तूफान बनकर आ रही थी समय की दोस्त, जो समय से पागलों की तरह प्यार करती है और आज तक वो यह नहीं जानती है कि समय किसी और से शादी कर चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग समय और सूर्यांश अपने टाइम सूट कर जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। वही इस वक्त उनके चारों भाई भी वहां मौजूद थे, क्योंकि समय का ऑर्डर था कि अपनी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसीलिए वो चारों भी इस वक्त जिम में मौजूद थे। वो समय की गर्दन पर एक निशान दिख रहा था, जिसे देखकर वो चारों लोग हंस रहे थे। तभी उसे निशान पर सूर्यांश की नजर भी चली जाती है। सूर्यांश उसे निशान को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर एक्सरसाइज में लग जाता है। तभी समय की नज़र सूर्यांश की गर्दन पर पड़ती है, जहां एक लाल कलर का निशान बना हुआ था। ये देखकर वो दोनों भी मुस्कुरा देते हैं। उनके चारों भाई उन दोनों को ही देखकर हंस रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उन्हें अपनी जान बहुत प्यारी थी और उनके दोनों भाई डेविल थे। अगर उन्हें पता चल जाता ना तो उन दोनों को क्या सजा देते, ये तो भगवान ही जाने। तभी नीचे किसी शोर की आवाज सुनाई देती है। सब लोग जब नीचे देखते हैं तो वहां छोटे कपड़ों में एक लड़की खड़ी हुई थी, जिसने इतनी रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी कि उसका शरीर ढक काम और दिख जाता रहा था, जिसे देखकर समय की माँ और हुआ दोनों अपना मुंह बना रही थी। समय उसे लड़की की तरफ देखकर कहता है, सोनिया क्या कर रही हो, और बिना बताए। सोनिया समय की तरफ देखकर कहती है, मुझे तुम्हारे पास आने के लिए तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है बच्चे, और तुम जानते हो कि हम दोनों एक साथ पढ़े लिखे हैं, एक साथ बिजनेस किया है, ऐसे में मुझे तुम्हारे पास आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। वैसे ये लोग कौन है, पहले कभी नहीं देखा। समय उन सब की तरफ देखकर कहता है, यह मेरी फैमिली है, मेरी माँ, मेरी हुआ, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी भाभी, सब लोग हैं यहाँ पर। इसीलिए पहले तो तुम तमीज के कपड़े पहन कर आओ। तुमने जो कपड़े पहने हैं ना, वो कपड़े मुझे ऐसे लग रहे हैं कि तुमने पहन कम और देखा ज्यादा रहे हो। समय की बात सुनकर सब लोग अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं। सोनिया अपना मुंह बनाकर कहती है, तुमने पहले तो कभी मेरे कपड़ों पर कमेंट नहीं किया समय, आज तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ समय, क्योंकि पहले इस घर में मेरी फैमिली नहीं रहती थी और तुम्हें ऐसे देखकर मेरी बहनों पर गलत असर पड़ेगा, समझे तुम। इसलिए पहले जाकर अपने कपड़े चेंज करो, उसके बाद आकर मुझसे बात करना। सोनिया वहां से गेस्ट रूम में चली जाती है, क्योंकि वो जब भी आती थी वो हमेशा गेस्ट रूम में रुकती थी, इसीलिए उसे गेस्ट रूम का रास्ता पता था। वही जाती हुई सोनिया को देखकर वो 5 लोग समय की तरफ देखते हैं। सूर्यांश अपनी भरी और धीमी आवाज में समय की तरफ देखकर कहता है, ये जो लड़कियां आई हैं ना, इसकी हरकतें देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी बीवी से बहुत पीटने वाले हो। अनिका को तुम बहुत अच्छे से जानते हो, अगर उसने अनिका के सामने तुम्हें बेबी बेबी बोलना तो वह तुम्हारा कचूमर निकाल देगी, याद रखना इस बात को। अब जाकर समय को एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। समय अपने कमरे की तरफ देखा है, फिर नीचे गेस्ट रूम की तरफ देखा है। तभी उसके चारों भाई कहते हैं, भाई ये तो उसे यहाँ रखने से पहले सोचना चाहिए था ना कि भाभी आपका क्या करेगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम भाभी को बता देंगे कि वो यहाँ कैसे कपड़े पहन कर आई थी और आपके बच्चे बोल रही थी मजा आएगा। समय उन चारों की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम चारों ने आज सुबह हुई कोई भी बात अनिका को बताई तो तुम जानते हो ना कि मैं तुम सबके साथ क्या करूंगा, और यह भूल जाना कि मैं तुम पर दया दिखाऊंगा, मैं बिल्कुल भी तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा, समझे तुम। और अपने कमरे में चला जाता है। सोनिया कपड़े चेंज करके बाहर आती है, लेकिन उसने कोई खास ज्यादा कपड़े चेंज नहीं किए थे। सब लोग सोनिया के ऐसे कपड़े देखकर अपना मुंह बना रहे थे, लेकिन कोई भी समय के डर की वजह से सोनिया से कुछ नहीं कहता। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वही समय के बगल में जो कुर्सी खा लेती सोनिया, जब उसे पर बैठ नहीं जाती है तो उससे पहले ही वहां पर अनिका आकर बैठ जाती है। एलिल सोनिया गुस्से में अनिका को देख रही थी। अनिका असमंजस में सोनिया की तरफ देखती है और फिर समय की तरफ देखकर कहती है, ये लड़की कौन है, पहले तो कभी नहीं इस घर में देखा। समय कुछ बोलता उससे पहले ही सोनिया गुस्से में रहती है, तुम कौन हो और तुम मेरी समय के बगल में बैठकर क्या कर रही हो, तुम जानती नहीं हो कि ऐसे किसी मर्द के बगल में बैठना बैडमैनर्स होता है। ये सीट उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी की होती है। उनका सीट से उठकर खड़ी हो जाती है और सोनिया की तरफ देखकर कहती है, मुझे तो पता है कि यह सीट किसकी है, लेकिन तुम के साथ से यहाँ बैठने वाली थी। सोनिया समय की तरफ देखकर कहती है, मैं समय की गर्लफ्रेंड हूँ और बहुत जल्द मेरी और समय की शादी होने वाली है, तुम्हें समय ने बताया नहीं। वही यह बात सुनकर अनिका का पर गुस्से में हाई हो जाता है। गुस्से में समय की तरफ देखती है। वही सब लोग इस ड्रामा को एंजॉय कर रहे थे। अगर सबसे ज्यादा इस ड्रामा को कोई एंजॉय कर रहा था तो वो सूर्यांश था। समय उठकर खड़ा हो जाता है और सोनिया की तरफ देखकर कहते
यह क्या बकवास कर रही हो तुम? हमारी शादी कब होने वाली थी और तुम मेरी गर्लफ्रेंड कब बनी? देखो सोनिया, ये फालतू की बकवास करना बंद कर दो। मेरी फैमिली के सामने इस तरह की बातें करके तुम मेरी फैमिली की नज़रों में मेरी इज्जत घट रही हो। सोनिया घूमकर समय के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बेबी तुम अपनी फैमिली से डर क्यों रहे हो? बोल दो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं और वैसे भी तुम्हारी फैमिली ही तो है, कोई बाहर के लोग थोड़ी हैं जो तुम्हें इतना ऑकवर्ड फील कर रहे हो। अनिका की नज़र तो उसे हाथ पर थी जिसे सोनिया ने पकड़ रखा था। सोनिया अभी भी समय से चिपकी हुई थी, समय उसकी खुद से दूर करना ही भूल गया था। वही अनिका एक नज़र समय को देखकर वहां से बाहर चली जाती है। अनिका के बाहर जाने के बाद समय को एहसास होता है जब वो सोनिया को खुद से दूर करता है, तब तक अनिका वहां से जा चुकी थी। समय अनिका के पीछे जाने वाला था लेकिन सोनिया उसका हाथ पढ़कर उसे अपने पास बिठाकर रहती है। ब्रेकफास्ट करो, जाने दो उसे, अगर गई तो जब भूख लगेगी तो खुद खा लेगी। वही सोनिया की हरकत से पूरे परिवार गुस्से में आ चुका था क्योंकि घर की बहू की चली गई थी एक बाहर से आई हुई लड़की उनके बेटे पर और उनके घर पर हक जमा रही थी। ये देखकर माता को गुस्सा आता है और वो समय की तरफ देखकर कहती है, समय तुम्हें अपनी मेहमानों को मेहनत से खाने की जरूरत है कि घर में आकर कैसे रहते हैं। इस घर की बच्ची भूखी घर से चली गई और यह इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे हम सब इसके नौकर हैं। समय पहली बार अपनी माँ को इतने गुस्से में देख रहा था। समय अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, माँ सोनिया की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्यों? तुम क्यों माफ़ी मांगोगे? उसकी तरफ से तुमने क्या किया है? देखो समय, तुम जानते हो ना, इन छोटी छोटी बातों से गलतफहमी बढ़ जाती है। अगर गलतफहमी दूरियों का सबक बन जाए ना तो रिश्ते टूटने में वक्त नहीं लगता है। इसीलिए बोल रही हूँ, संभल जाओ और अपनी इस मेहमान को भी संभालो। सब लोग वहाँ से उठ उठ कर चले जाते हैं क्योंकि अब किसी के गले से एक निकला नहीं उतरने वाला था। समय एक नज़र सबको जाते हुए देखा है और खुद भी उठकर बाहर चला जाता है। सोनिया अपने कंधे उसका कर खाना खाने लगती है क्योंकि उसे भूख लगी थी और उसे इन सब से कोई मतलब भी नहीं था, उसे सिर्फ समय से मतलब था। वही समय जब बाहर पहुंचता है तो सूर्यांश से बाहरी खड़ा मिलता है। सूर्यांश समय की तरफ देखकर कहता है, इस लड़की की आंखों में मैं तुम्हारे लिए पागलपन देखा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसे अपने घर से विदा कर दो, वरना ये लड़की तुम्हारे और अनिका के रिश्ते में बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगी। समय सूर्यांश की तरफ देखकर कहता है, मैं जानता हूँ कि वह मेरे लिए पागल है और आज से नहीं, जब से हम कॉलेज में पहली बार मिले थे, लेकिन मेरे दिल में सोनिया के लिए कुछ भी नहीं है। वह सिर्फ मेरी दोस्त है और मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। मतलब तुम अपनी बीवी को हर्ट कर सकते हो? तुम अपनी दोस्त के सामने अपनी बीवी को अपनी बीवी नहीं कह पाए और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते। जानते हो तुम्हारे ना बोलने से आ जाने का आपको कितना ज्यादा दर्द हुआ होगा, कितना ज्यादा हर्ट हुई होगी वह, इसलिए वह बिना कुछ खाए पिए कैसे चली गई। सूर्यांश की बात सुनकर समय को एहसास होता है कि उसने सोनिया और अनिका का इंट्रोडक्शन ही नहीं कराया था और इन सब चक्कर में अनिका को हट कर दिया था। भैया ने कहा अपने ऑफिस में बैठी कम कर रही थी, आज उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए आज उसने अपने एम्प्लॉयज की हालत खराब कर रखी थी अपनी बॉस को। इतने उसे मैं एम्प्लॉयज ने पहली बार देखा था, इसीलिए आज सबकी हालत खराब थी। अनिका 2 लोगों को तो फायर भी कर चुकी थी। समय अनिका की सेक्रेटरी को कॉल करता है, वो फोन उठाकर हेलो कर दिए तो दूसरी तरफ से समय की भरी और मर्दाना आवाज सुनाई पड़ती है, आपकी बॉस का मिजाज कैसा है इस वक्त? सर मैं तो पूरी फायर ब्रिगेड बनी हुई है, आपको पता है उन्होंने 2 एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाल दिया और आज पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज की हालत खराब कर रखी है उन्होंने, और सबसे ज्यादा अगर किसी की हालत खराब है ना कर तो मैं खुद। उनका गुस्सा कुछ शांत नहीं हुआ। नहीं सर, बिल्कुल शांत नहीं हुआ उनका गुस्सा, मुझे तो ऐसा लग रहा है वक्त के साथ उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है वेट करो, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, तब तक संभाल लो अपनी बॉस को, उसके बाद मैं संभाल लूंगा आपके। थैंक यू सो मच सर, आज ना सच में मेरा दिल से आपको दुआ देने का मन कर रहा है कि आप मेरे को ऐसे ही संभालते रहिए, और कॉल कट कर देती है। सूर्यांश समय की तरफ देखा है तो समय सूर्यास्त की तरफ देखकर कहता है, पूरे ऑफिस में तहलका मचा रखा है, मैडम ने सारे एम्प्लॉयज की बैंड बजा दी है, 2 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है, और सबसे ज्यादा अगर किसी की हालत खराब है तो वो इसकी सेक्रेटरी क्या है, क्योंकि नैन्सी को तो उसने हटा दिया था जब उसने उसके पिता की मदद की थी। बाहर है लल सूर्य, जाओ तो मानो जाकर अपनी बीवी को नहीं पता नहीं ऑफिस से और जाने कितने लोगों की कुर्बानी होने वाली है। आज समय सूर्यांश की तरफ देखा है और कहता है, आपको पता है सबसे बड़ा बकरा तो मैं ही बनने जा रहा हूँ क्योंकि उसका गुस्सा मुझ पर ही निकलेगा, क्योंकि वो गुस्सा भी मेरी वजह से है, तो पता नहीं भगवान जाने आज वो मेरी क्या हालत करने वाली है।
समय की और सूर्यांश की माँ उन दोनों भाइयों को देख रही थी। कितने सालों बाद आज वो दोनों एक दूसरे से बिना लड़े, बिना झगड़ा, बिना एक दूसरे को टोंट कसे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आज सच में उन्हें लग रहा था कि उनके घर और परिवार पूरा हो गया है, लेकिन ये परिवार तब और पूरा माना जाएगा जब उनके दोनों बेटे साथ में राजस्थान जाएंगे और पूरे राजस्थान को पता चलेगा कि राजस्थान के 5 नहीं बल्कि 6 उत्तराधिकारी हैं। बहुत दिन हो गए राणा साहब आपसे बात किए हुए, आप तो फोन भी नहीं करते। हमने वो घर छोड़ा था अपने बेटे के लिए, आपको नहीं छोड़ा था। जो आपने हमसे एक बात भी हमारा हाल चाल पूछने की कोशिश नहीं की। हमें आज आपको कॉल कर लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं आप तो मैं कभी कॉल करोगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में इस वक्त सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे क्योंकि इस वक्त घर में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे और बाकी सब तो मुंबई में थे। तभी अचानक से राणा का संबंध लगता है वो फोन उठाकर हेलो करते हैं तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, इतनी जल्दी भूल गए आप हमें कि एक कॉल करना भी अपने जरूरी नहीं समझा। पत्नी है हम आपकी और यही भी जानते हैं कि हमने वो घर छोड़ा था आपको नहीं, तो आप किस बात से अपना मुंह खुलकर बैठे। और आपको पता है हमारा बेटा सूर्यांश मुंबई में है, हमारे साथ हमारे घर में रह रहा है। और आपको पता है सूर्यांश ने शादी कर ली है, उसकी बीवी ना बहुत खूबसूरत है लेकिन हाँ हमारी छोटी बहू अनिका से कम, लेकिन है बहुत अच्छी। फोन स्पीकर पर था इसलिए सब लोग उनकी बातें सुन रहे थे। तभी उनके दादीसा की बातें पड़ती हैं, सुप्रिया बहू हमें लगता है मुंबई जाकर आप अपनी सास को भी भूल चुके हैं। सुप्रिया जी नहीं माता, हम आपको कैसे भूल सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम आपकी बहू नहीं थे, अपने बेटों की माँ थे और अपने बेटों को हम अकेला नहीं छोड़ सकते थे। आपके बेटे के पास तो उनकी माँ थी लेकिन हमारे बेटे अकेले थे और देखिए हमारे दोनों बेटों के बीच नाराजगी और नफरत की दीवार धीरे धीरे गिर रही है। और सूर्यांश ने अनिका के लिए अपना जुनून और अपनी बगावत भी छोड़ दी है। सूर्यांश ने एक बहुत अच्छी लड़की से शादी की है, कोयल नाम है उसका, बहुत प्यारी और बहुत मासूम है। दादा साहब क्या आप हमें हमारे पूरे परिवार को लाइव दिखा सकती हैं जब वो शाम को घर में? सुप्रिया जी जी बाबा साहब हम आपको सब कुछ दिखा देंगे, लेकिन इस वक्त कोई भी घर पर नहीं है, सिर्फ हम 3 लोग घर पर हैं, कोयल में और दीदी, और बाकी सब लोग अपने अपने ऑफिस गए। दादा साहब ठीक हैं, जब वो लोग शाम को आते हैं तो आप हमारे दिखा दीजिएगा, लेकिन किसी को पता ना चले कि कॉल पर हम हैं। जी बाबा साहब लीजिए बहू बात कीजिए अपने पति से, आपके पति पागल हुए जा रहे हैं। राजीव जी अपना फोन लेकर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं आप सच बोल रही हैं ना, समय और सूर्यांश के बीच सब कुछ ठीक हो गया है ना? सब कुछ तो ठीक नहीं हुआ है राणा जी, लेकिन हाँ कुछ हद तक सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अब दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की बातों को काटते नहीं हैं। आप हमें लग रहा है बहुत जल्द हमारे दोनों बेटे हमारे साथ होंगे, हमारे पास होंगे और एक बार फिर हमारा पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार होगा। ऑफिस में इस वक्त एक तूफान आया हुआ था। अनिका का एक बिजनेस पार्टनर ने अनिका के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, इसलिए उनका का गुस्सा उसे पर फूट पड़ा था, लेकिन वह भी काम नहीं था। अनिका के इतना जलील करने के बावजूद भी वो अनिका के करीब जाने से पास नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल से अनेक अपने कार्ड को बुलाकर उसे वहां से बाहर करवाती है। अनिका गुस्सा अब उसके दिमाग पर चढ़ चुका था, अपने मन में रहती है मैं घर से नाराज होकर आई थी, फिर भी यह मुझे मनाने नहीं आए, एक कॉल नहीं किया, एक मैसेज नहीं किया, पूरा दिन बीत गया। फिर उनका वहां से निकलकर घर की तरफ चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो घर में इस वक्त सब लोग मौजूद थे, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। एक समय पर एक शनाया, दोनों ही वहां नहीं थे। तभी बाहर से समय और सनाया आते हुए देखते हैं। सनाया ने समय का हाथ पकड़ा हुआ था और उसके हाथ में बहुत सारी शॉपिंग बैग थी। अनिका की नजरें जब समय और शनाया पर पड़ती हैं तो उसकी आंखों में कुछ एहसास, कुछ शिकायत और कुछ नाराजगी होकर गुजर जाती है। वहीं सनाया सबको अपनी और समय की शॉपिंग के बारे में बता रही थी और समय का पूरा ध्यान इस वक्त अनिका के चेहरे पर था क्योंकि वह जानता था। लेकिन जब वह निकाल के ऑफिस जा रहा था तभी सया नया ने उसे रोक लिया था और उसे जबरदस्ती शॉपिंग करने के लिए गई थी और पूरे दिन उसे चिपकी रही थी, इसलिए वो अनिका के पास नहीं जा पाया, उन्हें उसे कोई कॉल मैसेज कर पाया। सोफे पर सूट कर अपने कमरे में चली जाती हैं और अपने कमरे को अंदर से लॉक करके इस कमरे के गेट से बैठ जाती हैं और एक तक उसे दीवार को भूल रही थी जिस पर उन दोनों की शादी की फोटो लगी हुई थी। अनिका सारी फोटोज को निकाल कर वार्डरोब के ड्राइवर में रख देती हैं, क्योंकि उनका के दिमाग में यह आ गया था कि समय सनाया को अनिका और अपनी शादी के बारे में नहीं बताना चाहता है। कहते हैं ना जब गलतफहमी पड़ती है ना तो छोटी छोटी बातों की दिमाग में आ जाती हैं, जो इस वक्त अनिका के आई हुई थी। आज ऑफिस में उसके साथ जो भी हुआ था उसके बाद उसको खुद पर भी विश्वास करने से डर लग रहा था।
समय जब अपने कमरे में आने की कोशिश करता है तो कमरा अंदर से लॉक था। समय 2-3 बार कमरे का गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। तभी वहां पर सनाया आ जाती है और वो जबरदस्ती समय को अपने साथ ले जाती है क्योंकि वो समय से अपने सारी ड्रेस सेलेक्ट करवाना चाहती थी। समय को भी मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ता है। दूसरी तरफ आने का फ्रेश होकर नीचे आती है। उसे चारों तरफ अपनी नज़र घूमती है लेकिन उसे समय और शनाया कहीं नहीं देखे थे। तभी उनका की नज़र ऊपर जाती है जहां समय और शनाया एक साथ नीचे आ रहे थे और किसी बात पर दोनों एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। ये सब देखकर अनिका का खून जल जाता है। वो वहां से उठकर जाने लगती है तो शुक्रिया जी उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ आने का फ्रेश होकर नीचे आती है। उसे चारों तरफ अपनी नज़र घूमती है लेकिन उसे समय और शनाया कहीं नहीं देखे थे। तभी उनका की नज़र ऊपर जाती है जहां समय और शनाया एक साथ नीचे आ रहे थे और किसी बात पर दोनों एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। ये सब देखकर अनिका का खून जल जाता है। वो वहां से उठकर जाने लगती है तो सुप्रिया जी उसका हाथ पकड़कर कहती है, जानती हूँ सुबह से खाना नहीं खाया है तुमने, चुपचाप से खाना खाओ बैठकर। सुप्रिया जी की बात सुनकर समय की नजरें अनिका के ऊपर चली जाती हैं जो इस वक्त अपना सर नीचा करे अपनी प्लेट में देख रही थी क्योंकि उसकी आंखों में नमी थी क्योंकि उसका पति उसे पर ध्यान न देकर किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहा था, उसे शॉपिंग कर रहा था, उसकी शॉपिंग रखने में उसका साथ दे रहा था। यही सब अनिका को अपने दिल में छुप रहा था क्योंकि समय आज तक कभी उसे शॉपिंग करने नहीं ले गया था बल्कि ना ही घूमने ले गया था। जब भी अनिका से घूमने के लिए या शॉपिंग करने के लिए बोलती थी तो वह हमेशा काम का बहाना बना देता था, लेकिन आज उसके पास इतना टाइम था कि वह पूरे दिन सनाया को शॉपिंग कराई, उसे घुमाया, बाहर डिनर कराया, सब कुछ करके लाया था। अनिका सुप्रिया जी की तरफ देखकर कहती है, मन आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोलो बेटा। माँ मैं आज एक हफ्ते के लिए बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जा रही हूँ। एक हफ्ते से ज्यादा भी लग सकता है और अभी आधे घंटे में मेरी फ्लाइट है तो मुझे निकलना होगा। मेरा सारा सामान गाड़ी में पहुँच चुका है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हो सकता है वहाँ मेरा फोन ना लगे क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क इशू रहता है। और बिना समय की तरफ देख घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन समय अनिका के पीछे जाना चाहता था लेकिन इस वक्त समय का हाथ सनाया के हाथ में था, इसीलिए वो चाहकर भी अनिका के पीछे नहीं जा पाता। इन सब ड्रामा के बीच में सूर्यांश की नज़रें सिर्फ समय और अनिका के चेहरे पर थी। उनका के चेहरे पर उभर आया दर्द और उदासी समय और सूर्यांश दोनों से छुपी नहीं थी, लेकिन वो उन दोनों के पर्सनल मैटर में पड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो समय को समझाएगा। अनिका उसकी बीवी है और सनाया उसकी दोस्त, उसे अपनी बीवी का साथ देना चाहिए ना कि अपनी दोस्त का। अगर वो ऐसे ही शनाया का साथ देता रहा हर काम में तो अनिका का और उसका रिश्ता बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। रात का वक्त सब लोग अपने अपने कमरे में सो चुके थे। समय इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में खड़ा अंधेरे को देख रहा था क्योंकि जब वो कमरे में आया तो उसे कमरे में आने का और समय की एक भी फोटो नहीं थी। अनिका नाम सारी फोटोज को निकाल कर रख दिया था और यह बात समय को समझ नहीं आ रही थी। तभी समय को अपनी कंधे पर किसी का हाथ में सूट होता है। जब समय पलट कर पीछे देखा है तो सूर्यांश खड़ा था। सूर्यांश समय की तरफ देखकर कहता है, क्या सोच रहे हो समय? आपको पता है मेरे कमरे में मेरी और अनीता की शादी की और वैसे बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी। आने का सारी फोटोज को निकाल कर पता नहीं कहाँ रख गई है। उसमें फोटोज निकालो, मुझे यही समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो सनाया को नहीं बताना चाहती थी कि वो तुम्हारी पत्नी है क्योंकि तुमने खुद सनाया के सामने उसे ऐसा पत्नी इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो उसे ये लगता है कि तुम अपने और उसके रिश्ते को शनाया और इस दुनिया से छुपाना चाहते हो, इसलिए उसने उनकी सारी फोटोज को, उन सारी चीजों को हटा दिया जिनमें वो तुमसे जुड़ी हुई थी। भाई लेकिन वो सिर्फ यहाँ मेरी भी एक मेहमान है, अगर मैं उसकी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? वो इंडिया जब भी आती है वो सिर्फ मेरे साथ ही बाहर जाती थी, मेरे साथ ही घूमती थी, हर जगह मेरे साथ जाती थी, तो मैं उसे इंडिया में अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। तुमने अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया, हर जगह जा सकती है ना, तो तुमने इस अकेला कर दिया आपकी दोस्त को कंपनी देने के लिए। तुम जानते हो ना अनिका की ढाणी हालत कैसी है। उसके पिता ने उसके साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद वो रिश्तों पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर भी उसने तुम पर विश्वास किया था और आज उसका शायद इसीलिए तो वह तुम्हें और सनाया को प्राइवेसी देने के लिए चली गई। क्योंकि मैंने पता किया है अनिका की कोई भी मीटिंग नहीं है, ना शहर से बाहर ना देश से बाहर। इसका मतलब वो जहाँ भी गई है ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से गई है कि यहाँ पर तुम्हें उसकी वजह से शनाया के साथ रहने में कोई परेशानी ना हो। रानी से सूर्यांश की तरफ देखा है तो सूर्यांश कहता है, सच है यह इसकी कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है। और तुम्हें पता है आज उसकी ऑफिस में उसके साथ क्या हुआ था? समय हैरानी
से सूर्यास्त की तरफ देखा है तो सूर्यांश कहता है आज उसकी बिजनेस पार्टनर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, तो सोचो उसे लड़की के दिमाग पर क्या बीत रही होगी कि जब वो घर आई उसका पति किसी दूसरी लड़की के साथ शॉपिंग करके आया था, फिर उसके पास में जाकर वो उसके शॉपिंग रखने में उसकी मदद कर रहा था, डिनर के टाइम उसे लड़की के साथ ही बैठा था। तो बताओ क्या उसे इन सब बातों का गलत असर नहीं पड़ेगा? उसके साथ जबरदस्ती हुई थी समय, तो सोचो वो कितने मेंटल स्ट्रेस से भी गुजर रही होगी इस वक्त। मैं तुम दोनों के पर्सनल मैटर में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन तुम्हें अनिका का भी ख्याल रखना होगा। जैसे मैं उसके पीछे था इसलिए मेरी हर एक गलत काम में उसने मुंह तोड़ जवाब दिया था मुझे, लेकिन जब उसकी बारी आई तो तुम मुझसे अलग खड़े हो गए। तुम्हारा प्यार इतना सेल्फिश है, तुझे सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। कितना कैसा। सूर्यांश कमरे से बाहर चला जाता है। अब समय को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो नया को मन नहीं कर सका। अगर वो सुबह ऑफिस पहुंच जाता तो शायद उनका के साथ वो सब कुछ नहीं होता जो आज होने वाला था। शायद अनिका नाराज होकर घर से ना जाती, लेकिन अब क्या होता है, जो होना था वो तो हो चुका है। समय सूर्यास्त की तरफ देखकर कहता है मैं जानता हूँ भाई, मैंने जो किया वो गलत है, लेकिन उसे लड़की ने और उसकी फैमिली ने मेरी जान बचाई थी और इस अनजान शहर में मैं उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं दोनों में से किसी को हट ना करूँ, ना अनिका को ना शनाया को। सूर्यांश तुम अनिका को ऑलरेडी हट कर चुके हो समय, और रईस शनाया की बात तो वो मुझे नहीं पता, वह तुम्हारी दोस्त है, उसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना वो तुम जानो। वैसे भी मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। समय वहां से अपने कमरे में चला जाता है क्योंकि वो ऑफिस से आया था, उसने कोयल को नहीं देखा था। वही कोयल इन सब से बेखबर अपने कमरे में सो रही थी क्योंकि कल पूरी रात सूर्यांश ने उसे बहुत परेशान किया था, इसलिए वो अभी भी सो रही थी। सूर्यांश उसकी तरफ देखकर न मैं अपनी गर्दन हिलाकर वॉशरूम में चला जाता है। समय अपने कमरे की बालकनी में खड़ा बार बार अनिका को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनिका का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। समय परेशान हो चुका था। तभी समय के फोन पर एक बीप की आवाज आती है। समय जब उसे मैसेज को खोलकर पढ़ता है तो वह अनिका का मैसेज था, मुझे बार बार कॉल और मैसेज मत करो। समय जब मेरा मन करेगा मैं वापस आ जाऊंगी, नहीं करेगा नहीं आऊंगी। तुम्हें अपनी दोस्त का ख्याल रखना है, तुम उसका ख्याल रखो, मेरी वजह से तुम याद तुम्हारा दोस्त कोई परेशान नहीं होगा। मैं हमेशा से अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारी है, आगे भी गुजर दूंगी। मुझे तुमसे ना पहले कभी कोई उम्मीद थी और ना ही मैं आगे कभी तुमसे कोई उम्मीद रखूंगी, क्योंकि हम हमेशा ऐसा ही होता है, बीवी और दूसरी औरत में हमेशा दूसरी औरत को तबस्सुम मिलती है। इससे बेहतर मेरा वहां से दूर रहना ही है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारे और शनाया के बीच में कोई गलतफहमी हो। इतना तुम्हें समझ चुकी हूँ कि तुम और शनाया एक दूसरे के बहुत करीब हो। मैसेज पढ़ने के बाद तुरंत अनिका को कॉल करता है, लेकिन अनिका का फोन फिर से स्विच ऑफ था। ये देखकर समय को बहुत गुस्सा आ रहा था और सबसे ज्यादा गुस्सा उसे खुद पर आ रहा था कि क्यों वो शनाया की वजह से अनिका को हट कर गया। यही सब सोते हुए कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी सुप्रिया जी सबकी तरफ देखकर कहती है हमें राजस्थान चलना है कल, क्योंकि राजस्थान में गणगौर की पूजा है और वह पूजा हम लोग अपने ही घर में करते हैं, इसीलिए सब लोग कल राजस्थान जाएंगे और मैं किसी का कोई बहाना नहीं सुनूंगी, ऑर्डर है यह मेरा। तभी वहां सनाया आ जाती है और समय से कहती है समय चलो ना, हम लोग घूमने चलते हैं, आउटिंग पर चलते हैं जहां सिर्फ मैं और तुम होंगे। समय शनाया का हाथ झटक देता है और कहता है बच्चों की तरह व्यवहार करना बंद करो। सनाया बच्ची नहीं हो तुम, और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में जैसे बाकी सब रहते हैं तुम भी रह सकती हो, लेकिन हर बात में ये चिपकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझसे नाराज होकर चली गई है और मैं उसे मना भी नहीं सकता हूँ क्योंकि उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा है। वही बीवी वाली बात सुनकर शनाया हैरानी से समय की तरफ देखती है। समय ये सच है, सनाया अनिका मेरी बीवी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अनिका वही लड़की है जिसे मैं बचपन से ढूंढ रहा था, तुम भी तो चाहती थी कि वह मुझे मिल जाए। जब वह मुझे मिल गई है तो क्यों तुम मुझसे दूर करने पर टोली हो, और मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें मेरे और अनिका के रिश्ते के बारे में पता था, इसीलिए तुम अनिका के सामने ही मुझे चिपकती थी और उसके सामने ऐसी कोई ना कोई बात करती थी जिससे उसे मुझ पर तुम पर शक हो। तुमने जानबूझकर ये सब किया, ये भी मैं जानता हूँ। प्लीज सनाया मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो, मैं पहले ही अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ हूँ। और जो तुमने मुझसे कहा था समय, वो तुमने किसी और से शादी कर ली और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुमने मुझे वादा किया था समय कि तुम मुझसे शादी करोगी और मैं तुम्हारे भरोसे और तुम्हारे वादे के भरोसे पर ही आज तक अकेली हूँ।
मैं तुमसे वादा किया था शनाया, लेकिन यह वादा नहीं किया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैं तुमसे ये कहा था कि मुझे मेरी बचपन की मोहब्बत नहीं मिलेगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन जब वह मुझे मिल चुकी थी तुम्हें तुमसे शादी क्यों करता। और फिर उसे बातें का तो कोई मतलब नहीं रहा था ना, क्योंकि अनिका ही वो लड़की है जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मेरी बचपन की मोहब्बत, मेरा सब कुछ आज तुम्हारी वजह से वो पता नहीं कहाँ चली गई है। शनाया, ये तुम गलत कर रही हो। समय मैं तुम्हें आज बता दे रही हूँ, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। अगर तुम्हारी कोई पत्नी बनेगी तो वो सिर्फ सनाया बनेगी। अगर अनिका से तुमने शादी की है तो उसे डिवोर्स दो और मुझसे शादी करो, वरना तुम जानते हो मुझे एक पल नहीं लगेगा तुम्हारा पूरा बिजनेस बिगड़ने में। मैं तुम्हें और सिर्फ फर्श पर पटक दूंगी लाकर। सब लोग समय और सनाया की झगड़ा देख रहे थे, क्योंकि इसमें कोई बोल नहीं सकता था। समय शनाया के सामने अपने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है तो ठीक है, कर दो मुझे बर्बाद। अगर मैं बर्बाद भी हो जाऊंगा ना, तभी मेरी अनिका मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। इतना विश्वास है मुझे मेरी मोहब्बत पर। यह मोहब्बत मोहब्बत कुछ नहीं होती है समय, ये सब कुछ सिर्फ दिखावा होता है। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा ना, तो वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, यह मैं दावे से कह सकती हूँ। ना हो तो एक बार उससे पूछ कर देख लो कि तुम्हारा सब कुछ मेरा है और इस वक्त तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। मैं देखती हूँ कि वह तुम्हारे साथ रहती है नहीं। अगर उसने इस वक्त में अगर तुम्हारा साथ दे दिया ना समय, तो मैं तुमसे और अनिका की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी और कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगी, यह मेरा वादा है। समय तुरंत अनिका को कॉल लगता है। इस बार में एक बार में अनिका का कॉल लग जाता है। उधर से कोई फोन रिसीव करता है तो समय उसे कहता है, अभी के अभी अपनी बस से मेरी बात करो, बोलो बहुत जरूरी बात है। लेकिन सर मैं मीटिंग में बिजी है, मैंने जो बोला है वो करो। ओके बॉस, सर का फोन है, ठीक है तुम जाओ यहाँ से। अनिका बोलिए समय, क्या बात हो गई। समय, अनिका तुमसे एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ और मैं इतनी दिनों से इस चक्कर में बिजी था। बोलिए मैं सुन रही हूँ। अनिका, मेरा जो भी बिजनेस था, घर प्रॉपर्टी सब कुछ सनाया के नाम हो चुका है, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगा तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसे दे दूंगा। अब जब मेरी शादी तुमसे हो गई है तो मैं अपनी प्रॉपर्टी शनाया के नाम कर दी है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे खुद के। मैंने कभी तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार किया ही नहीं था समय, मैं हमेशा तुमसे प्यार किया था। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम मायने रखते हो, नहीं कोई दौलत नहीं कोई प्रॉपर्टी। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो भी मैं तुम्हारे साथ गुजारा कर लूंगी। और मैं जानती हूँ इस वक्त तुम खुद को बहुत अकेला फील कर रहे होंगे, फिक्र मत करो, 1 घंटा दो मुझे, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। उसके बाद तुम्हें किसी भी चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अनिका हमेशा तुम्हारे साथ है। अनिका कॉल कट करके तुरंत ऑफिस से बाहर निकल जाती है। वही समय शनाया की तरफ देखकर कहता है, और कुछ जवाब चाहिए तुम्हें। सनाया कुछ नहीं रहती और समय की तरफ देखकर कहती है, अभी कुछ खाने में, और फिर साथ में भागकर उसे रास्ते पर चलने में बहुत अंतर होता है। समय, मुझे मेरी अनिका पर विश्वास है सनाया कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं चाहिए, और अब तुम जा सकती हो क्योंकि अब तुम्हारा वादा निभाने का वक्त है। सनाया समय के गले लग जाती है और कहती है, मैं बहुत पहले जान गई थी कि तुम्हारी शादी अनिका से हो चुकी है और अनिका ही वो लड़की है जिससे तुम प्यार करते थे, और मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। तुम शायद वो नहीं जानते जो मैं और अनिका जानते हैं। मैं अनिका को तुम्हारी और अपनी कुछ वीडियो और फोटोज भेजी थी जिन्होंने ऐसे बनवाया था जिससे अनिका कोई लगे कि तुम और मैं रिलेशन में हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। ये सुनकर समय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शनाया फिर अपना एक हाथ बढ़ा देती है, तभी उसे हाथ को कोई पकड़कर सामने आ जाता है। जब समय सामने देखा है तो वो कोई और नहीं समर था, समय का छोटा भाई जो इस वक्त शनाया के साथ खड़ा था। शनाया, समय, शनाया फिर अपना एक हाथ बढ़ा देती है, तभी उसे हाथ को कोई पकड़कर सामने आ जाता है। जब समय सामने देखा है तो वो कोई और नहीं समर था, समय का छोटा भाई जो इस वक्त शनाया के साथ खड़ा था। शनाया समर का हाथ पकड़कर कहती है, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी समय, वो सिर्फ मेरा अट्रैक्शन था, और वह भी सिर्फ तब तक था जब तक मैं समर से नहीं मिली थी। समय, समर के जरिए ही मुझे तुम्हारी और अनिका की शादी के बारे में पता चला था। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, कसम से मुझे एक बात भी नहीं लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को टेस्ट करूं। जी, मोहब्बत के लिए तुमने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, क्या वो मोहब्बत तुम्हारी बर्बादी में भी तुम्हारा साथ निभेगी। लेकिन अनिका ने आज मुझे गलत साबित कर दिया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोस्त के पास उसकी सच्ची मोहब्बत है। समर सूर्यांश और समय के आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ भाई साहब, मैंने आप दोनों को बिना बताए
सनाया से शादी की थी और मैं ये भी जानता हूँ आप दोनों और बाकी घर वाले मुझसे नाराज होंगे, पर आइसवर में सनाया से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना मैं जी नहीं सकता था। और जब उसने मेरे आगे शर्त रखी कि वो एक ही कंडीशन पर मेरे पास इंडिया आएगी जब मैं उससे शादी करूंगा, तो मैंने उससे शादी कर ली। और जब मुझे पता चला कि शनाया समय भाई की दोस्त है तो मेरे मन में कोई भी डाउट नहीं रहा था। मैं समझ गया था जैसे अनिका भाभी ने इस परिवार को संभाला है, सनाया भी संभाल लेगी। एक कर रुकने की आवाज आती है, सब लोग उधर देखते हैं तो वहां से अनिका भागते हुए आ रही थी। वो जाकर सीधे समय के गले लग जाती है और कहती है तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए मैं ये प्रॉपर्टी, हम दोनों का प्यार ही एक दूसरे के लिए काफी है, समझे तुम। सब लोग समय और अनिका को देख रहे थे। आज सुप्रिया जी को अपने बेटे और बहू पर गर्व हो रहा था कि उनके बेटे और बहू एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि दोनों किसी भी हालत में एक दूसरे के साथ गुजारा कर ही लेंगे। वही कोयल सबकी तरफ देखकर अपनी मासूम आवाज में रहती है, इसका मतलब माता अब आपकी एक नहीं बल्कि 3 बहुएं हैं और मैं आपकी सबसे बड़ी बहू हूँ। कोयल की बात सुनकर सूर्यास्त अपनी करताना में हिलने लग जाता है और सब लोग मुस्कुराने लगते हैं कि कोयल बहुत मासूम थी, उसे समझ ही नहीं आता था उसे कब क्या बोलना है और किस स्थिति में कैसे रिएक्ट करना है। वो हमेशा सीधी सिंपल सी रहती थी और यही बात सूर्यांश को उसमें बहुत पसंद थी। बुआ जी आती है और समर का कान पड़कर रहती है, इसका मतलब तू वहाँ विदेश जाकर यही सब कर रहा था, तभी तो मैं कहूँ तू हर 8 दिन बाद बाग कहाँ जाता है। अब जाकर समझ आया मुझे वहाँ पर तूने जो सेटिंग बना रखी है ना। बुआ की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और शनाया शर्माने लगती है। शनाया कनिका के सामने अपने हाथ जोड़कर रहती है, मैं जानती हूँ अनिका मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, पर आई प्रॉमिस आगे से कभी नहीं होगी। अनिका हैरानी से चारों तरफ देख रही थी क्योंकि अभी तक उसे कुछ भी पता ही नहीं चल पाया था क्या फिर हो क्या रहा है। एलिल फिर समय अनिका को सब कुछ बता देता है तो अनिका भी शनाया को अपनी देवरानी के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं क्योंकि आज के लिए बहुत ड्रामा हो चुका था। वहीं कहीं दूर कोई इन पर नजर रखे हुए था और उनके घर पर उसकी वो बुरी नजर बहुत कुछ बदलने वाली थी। तभी अचानक से समय चारों तरफ देखा है और उसे वहां कहीं गौरी दिखाई नहीं देती। समय सबकी तरफ देखकर कहता है गौरी कहाँ है, मैं देख रहा हूँ वो 2 दिन से दिख ही नहीं। अब जाकर सब लोगों को गौरी के बारे में पता चलता है। सब लोग गौरी को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन किसी को गौरी का कोई पता ही नहीं चल रहा था। समय सूर्यांश सब लोगों ने अपने पूरे सोर्स लगा दिए थे गौरी को ढूंढने में, लेकिन गौरी कहाँ थी कुछ नहीं पता था। कॉलेज से आते वक्त गौरी कहाँ गायब हो गई किसी को कुछ नहीं पता था। वही कनक इस वक्त अपने किसी कॉलेज की ट्रिप पर गई हुई थी इसलिए उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। वही एक अंधेरे कमरे में एक आदमी एक लड़की के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो रहा था। वो लड़की सीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वहां उसकी चीज सुनने के लिए कोई मौजूद नहीं था। वो रो रही थी और खुद को छोड़ देने की भीख मांग रही थी। तभी वो लड़का उसके ऊपर से हटा है और कहता है अभी तो सिर्फ 2 दिन में तेरा ये हाल हो गया है, अब सो, जब तक तू यहाँ रहेगी मैं तेरा क्या हाल करूंगा। बहुत उड़ रही थी ना, मेरे प्रपोजल को ठुकराया था ना तूने, अब देख मैं तेरी जिंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ। मैंने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, अब तो किसी और के लायक नहीं रही है। कोई एक इस्तेमाल की हुई लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएगा। वो अपने हाथ जोड़ लेती है और कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, तुम्हारा नाम भी कभी नहीं लूंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तभी वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है अगर तू मेरा प्रपोज पहले ही एक्सेप्ट कर लेती ना तो आज तुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, तो मेरी गर्लफ्रेंड होती और जो कुछ भी मैं करता वो आराम से धीरे धीरे आहिस्ते से करता, लेकिन तूने मेरी ईगो को चोट पहुंचा कर बहुत बड़ी गलती की है। गौरी, जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि गौरी थी जिसे 3 दिन पहले कॉलेज के बाहर से किडनैप किया गया था और यह कोई और नहीं उसी के कॉलेज का एक लड़का था। लेकिन अभी तक वो गौरी की असली आइडेंटिटी नहीं जानता था कि उसने किस जगह अपना हाथ डाला है। तभी समय के पास उसका दोस्त का फोन आता है। वो कहता है मैं तुम्हारी बहन का फोन ट्रैक किया था, उसका फोन एक जंगल के फार्म हाउस पर दिख रहा है और 3 दिन से वो फोन वहीं पर एक्टिव है। तुम लोग जल्दी करो क्योंकि अब शायद वो फोन टाइट होने वाला है और हमें से कोई नहीं बता पाएगा फिर उसकी लोकेशन क्या है। सबके सब वहां से उसे लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। सब लोग बहुत परेशान थे गौरी को लेकर, लेकिन सबके दिल में एक डर भी था, लेकिन वो डर तो जाने कब का पूरा हो चुका था। उनकी बहन ने अपना सब कुछ करवा दिया था, 6 भाई होने के बावजूद भी कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाया था। सब लोग धीरे धीरे उसे हम माउस के कोर्स पास हो जाते हैं और जब समय और सूर्यांश उसे कमरे में जाते हैं वहां वह
लड़का अभी भी गौरी के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर गौरी की चीख सुनकर उन दोनों का दिल दहल जाता है। दोनों भागकर उसे लड़के के पास जाता हूँ, उसे उठाकर जमीन में फेंक देते हैं। लेकिन जब उन दोनों की नज़र अपनी बहन कि उसे हालात पर पड़ती है तो समय जल्दी से एक बेडशीट उठाकर गौरी के ऊपर डाल देता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वही अपने सामने इतने बड़े आदमी को देखकर उसे लड़के की हालत खराब हो जाती है। सूर्यांश गुस्से में दहल रहा था तो उसकी तरफ अपने अंगारों भरी आंखों से देखकर कहता है, बहुत गलत जगह हाथ डाला तूने, मेरी सूर्यांश राणा की बहन पर हाथ डाला है तूने, और तू जानता है ना सूर्यांश राणा क्या चीज़ है। आप मैं तुझे बताऊंगा कि एक लड़की के साथ जबरदस्ती करना क्या होता है। समय गौरी को अपनी बाहों में उठा लेता है और सूर्यांश की तरफ देखकर कहता है, भाई इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी इसे, इसने समय राणा और सूर्यास्त राणा की बहन पर हाथ डाला है तो इसे मौत भी बात से बात मिलेगी, लेकिन अभी इसे अपने साथ ले चलो क्योंकि इस वक्त सॉरी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और हमें करी को अस्पताल लेकर चलना है, बहुत जल्द होगी और गौरी के हाथों में आप फिक्र मत करो। जैसे ही समय गौरी को अपनी बाहों में लेकर बाहर आता है, बाहर खड़े उसके चारों भाइयों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं क्योंकि गौरी की हालत देखकर वो सब समझ चुके थे कि यहाँ गौरी के साथ क्या हुआ है। वही अपने खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्यों वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। समय ने उनका कॉलेज में एडमिशन एक साथ कराया था, क्यों वो अपनी बहन को अपने साथ नहीं ले गए थे, शायद उसकी यह हालत न होती। जैसे ही गौरी को गाड़ी में लेकर बैठता है वो चारों भी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और सूर्यांश ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। उनकी आंखों में इस वक्त अंगारे बरस रहे थे, लेकिन इस वक्त उनके लिए ज्यादा जरूरी गौरी की जिंदगी थी, इसीलिए वो गौरी को लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल में गौरी को एडमिट कर लिया गया था और गौरी का इलाज स्टार्ट हो गया था। वही सब लोग बाहर बैठ गौरी के आने का इंतजार कर रहे थे कि कब करी के सही होने की खबर उन तक आ जाए। अनिका को सब कुछ बता दिया था और समय को बोला था कि वह घर में किसी को कुछ ना बताएं, इसलिए समय ने भी यह बात फिलहाल के लिए घर वालों से छुपा ली थी। वहीं अनिका भी अपनी मीटिंग का बहाना कर कर हॉस्पिटल आ चुकी थी। एलिस जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो उन सब की नज़रें अनिका पर चली जाती हैं। अनिका उन सब की तरफ देखकर कहती है, मैं समय को मना किया है, अभी हम घर में इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। आप लोग जानते हो गौरी के बारे में जान का पूरा परिवार टूट जाएगा और सबसे ज्यादा चाचा चाची जी, अगर उन्हें अपनी बेटी की ऐसी हालत का पता चलेगा तो क्या हम लोग नजरें मिला पाएंगे उनसे। सब लोगों को अनिका की बात ठीक लगती है, इसीलिए कोई भी घर पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं देता। वही जब डॉक्टर बाहर आती हैं तो अनिका उनके पास जाकर खड़ी हो जाती हैं और गौरी के बारे में बात करने लगती हैं। सब लोग अनिका के पास ही खड़े थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसे बारे में डॉक्टर से पूछने की। अनिका, डॉक्टर गौरी की तबीयत कैसी है और उसकी हालत कैसी है? डॉक्टर देखिए मैसेज मल्होत्रा, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगी कि जिस किसी ने भी उसे बच्ची के साथ रेप किया है ना, बहुत ही बेदर्दी से किया है। आप लोग अगर उसकी अंदरूनी हालात देख लेते ना, आप लोगों की रूह कम जाती। उसे बच्ची ने 3 दिन तक कैसे उसे दर्द को बर्दाश्त किया होगा, हमें समझ ही नहीं आ रहा। आप लोग जानते हो उसे इंसान ने उसे बच्ची के प्राइवेट पार्ट में डंडों से वार किया था, वो डंडा उसके अंदर डालकर बाहर से ठोका गया था जिस वजह से उसे बच्ची की यूट्रस फट गया है और वो अब कभी भी मन नहीं बन सकती है। ये रेप नहीं था, हैवानियत थी जो उसे बच्ची के ऊपर बरसाई गई थी। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ, उसके साथ किसी एक आदमी ने रेप नहीं किया है, बल्कि उसका रेप करने वालों कम से कम 50 से 60 लोग थे। जब वो सब लोग ये सुनते हैं, सब लोग कोई धक्का लगता है और सब लोग पीछे की तरफ पड़ जाते हैं। वहीं अनिका डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मैं नहीं चाहती आप इस बारे में किसी से भी कुछ कहें, क्योंकि हम अपनी बेटी और बहन की इज्जत को सरेआम बाद नीलम नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे आदमी को सजा जरूर देंगे जिसने ये गुनाह किया है, लेकिन इस गुनाह की सजा उसे मासूम लड़की को नहीं मिलेगी। डॉक्टर अनिका की तरफ देकर कहती है, अगर तुम्हारे जैसे घर वाले हर लड़की को मिल जाए ना तो लड़कियां रेप की बात कभी भी सुसाइड नहीं करेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर उन सब की आंखें नम हो जाती हैं। डॉक्टर वहां से चली जाती है। तभी सूर्यांश गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारकर कहता है, मैं कैसा भाई हूँ जो अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मेरी बहन के साथ इतने लोगों ने दरिंदगी करी और मैं उन्हें सजा नहीं दे पाया। तभी समय उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, सजा तो उन्हें मिलेगी और एक एक करके सबको मिलेगी, फिक्र मत करो। उन सब लोगों को इतनी बुरी मौत मारेंगे कि वह दोबारा कभी किसी की बहन और बेटी की तरफ गंदी नज़र से ना देख पाए। आपस में ही बातें कर रहे थे तभी वो चारों वहां से चले जाते हैं और उन्होंने समय और सूर्यांश के सेक्रेटरी से सारी बातें पता कर ली थी और उन लोगों को कहाँ रखा गया था ये भी पता कर लिया था। वो चारों वहां के लिए निकल जाते
है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसे आदमी को उल्टा लटकाया गया था। समर उसके पास पहुंचकर अपनी बेल्ट निकालकर उसे करने लगता है और उसे बोलना है, नाम बताओ उन लोगों के जिन्होंने मेरी बहन के साथ दरिंदगी करी थी। वो आदमी लड़का कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। तभी समर उसे मारते हुए कहता, अगर आज तुमने मुझे उन लोगों के नाम नहीं बताया ना तो तुम्हें इस चलती हुई आग में डाल दूंगा, और जब चलती हुई आग में तुम्हारा शरीर चलेगा ना तब तुम्हें दर्द का एहसास होगा। वो लड़का कहता है, हमारी क्लास के सारे लड़के इस काम में शामिल थे क्योंकि वो सारे लड़के गौरी और कनक को पसंद करते थे, लेकिन गौरी और कनक हमेशा उनके प्रपोज ठुकरा देती थी। इसीलिए जब मैं गौरी को किडनैप किया और उन लोगों को इस बारे में पता चला तो उन लोगों ने भी गौरी की मजे लेने के लिए मेरा साथ दिया। पूरे नाम हमारी क्लास का हर एक लड़का इस काम में शामिल था, सिर्फ एक को छोड़कर जो नहीं था उसका नाम रेहान मलिक है, और रेहान मलिक के अलावा हर कोई इस काम में शामिल था। तभी समर उसकी रस्सी काटकर उसे जलती हुई आग में फेंक देता है, और जब उसे लड़के की बॉडी जल रही थी तो वो सीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन आज वो चारों इतने बड़े दरिंदे बन गए थे कि उसकी आवाज़ों का शोर भी उनके कानों तक नहीं पहुंच रहा था। उनके कानों में सिर्फ अपनी बहन की चीख सुनाई दे रही थी। एलिल अभी वो तीनों की तरफ देखा है और कहता है, मुझे वो सारे लड़के चाहिए, पूरी क्लास के लड़कों को उठाकर लेकर आओ, लेकिन मुझे वो सारे लड़के अभी और इसी वक्त यहाँ चाहिए। समर को इतने के गुस्से में देखकर सारे बॉडीगार्ड्स डर जाते हैं। वो वहाँ से सीधा उन लड़कों को उठाने के लिए चले जाते हैं। अभी सिर्फ एक को मारा था, अभी 50 लड़के और बाकी थे। लड़कियों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं ये लोग। इन लोगों को लगता है अगर लड़की ने उनसे मना कर दिया तो बस उनका एक हट हो गया, और वो लड़की को खिलौना समझकर उसके साथ खेलने लग जाते हैं। क्या उन लोगों में इंसानियत बाकी थी, या वो सिर्फ अमीर बाप की बिगड़ी ही औलादे थी जिसे एक लड़की को अपनी हवस का शिकार बना लिया? ऐसा क्यों होता है? हमेशा एक लड़की को ही अपनी नाक का खामियाजा क्यों भुगतना पड़ता है? क्या हम औरतों की, हम लड़कियों की कोई मर्जी नहीं होती कि हम अपनी मर्जी से किसी से बात नहीं कर सकते? क्या हम अपनी मर्जी से किसी को इनकार नहीं कर सकते? हमेशा लड़की की ना को उसकी इज्जत पहले लाकर क्यों लोन दिया जाता है? क्या उनके घर में माँ बहन नहीं होती? क्या उनकी बेटियां नहीं होती होगी? वो कैसे अपनी बहन, अपनी माँ और अपनी बेटियों से नजरें मिला पाते होंगे? एक दूसरे की बहन और बेटी के साथ इतना घिनौना काम करने के बाद मुझे आज तक की बात समझ नहीं आई। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से किसी को खुद को सौंपती है ना तो वह उसके लिए यादगार पल होते हैं, लेकिन जब वही यादगार पर किसी लड़की के लिए अभिशाप बन जाते हैं, जब कुछ लोग अपनी आन के लिए उन लड़कियों की इज्जत को तार तार कर देते हैं। पूरे कॉलेज में इस वक्त काले कपड़ों में बॉडीगार्ड फैले हुए थे और उसे क्लास के एक एक बच्चे को वहां से उठाकर ले जाया जा रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही रेहान दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन अभी भी रेहान को कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर हुआ क्या है। तभी वो एक बॉडीगार्ड के मुंह से गौरी का नाम सुनता है। गौरी का नाम सुनकर उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं, और वो बॉडीगार्ड को पढ़कर अपने साथ बैक साइड में जाता है और कहता है, पूरी बात पता वरना यही की ही मार दूंगा। वो बॉडीगार्ड कहता है, हम आपको कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हमने आपको कुछ बताया तो हमारे बस हमें जान से मार देंगे। जब रेहान के 1000 धमकी देने के बाद भी वो बॉडीगार्ड उसे कुछ नहीं बताता तो रेहान उसे छोड़ देता है, क्योंकि रेहान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सारे बॉडीगार्ड जब उन सारे क्लास के लड़कों को लेकर वहां से निकलते हैं तो रेहान भी अपनी बाइक से उनका पीछा करने लगता है, और जब वो उन्हें जंगल में लेकर जाते हैं तो रेहान भी चुपके से उनके पीछे जंगल में घुस जाता है। अभी तक किसी की नज़र रेहान पर नहीं पड़ी थी। उन सारे लड़कों को लाइन से लगाकर वाहन खड़ा कर दिया जाता है। अब उनके सामने खूंखार शेर खड़े थे अपनी बहन का बदला लेने, क्योंकि हर लड़की के नसीब में ऐसे भाई नहीं होते जो उसकी इज्जत, उसकी आबरू के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन गौरी के पास उसके भाई थे जो उसका बदला ले सकते थे, लेकिन क्या बदला लेने के बाद गौरी पहले की तरह नॉर्मल हो पाएगी? ऐसा तो नामुमकिन था। जब एक लड़की के साथ इतने लोग अपनी हैवानियत करते हैं ना, उसके बाद वो लड़की अंदर से मर जाती है, सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाती है। वही चुपके से उन बॉडीगार्ड के पीछे खड़ा हो जाता है। तभी वहां समय और सूर्यांश पहुंच जाते हैं। जब समय और सूर्यांश इतने सारे लड़कों को वहां देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उसे खिलौने काम में ये सब लोग समय और सूर्यांश पहुंच जाते हैं। जब समय और सूर्यांश इतने सारे लड़कों को वहां देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उस घिनौने काम में ये सभी शामिल थे। एल वही अपने सामने समय मल्होत्रा और सूर्यांश राणा को देखकर रेहान की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी सूर्यांश एक लड़के का कॉलर पकड़कर कहता है, तूने बहुत गलत लड़की पर हाथ डाला था। तू जानता है गौरी और कनक सूर्यांश राणा की बहनें हैं, और सूर्यांश राणा की इज्जत पर नजर डालने का मतलब है अपनी जिंदगी से हाथ धोना, और तूने तो मेरी बहन के साथ वो घिनौना काम किया है। तो सोच मैं तुझे क्या सजा दूंगा।
सूर्यांश के मुंह से वो सारी बातें सुनकर रेहान को एक सदमा सा लग जाता है। ध्यान 2 कदम पीछे हटकर दीवार से लग जाता है और सामने देखने लगता है। तभी उन सबके कानों में एक दमदार आवाज पड़ती है, कोई भी इन लोगों को हाथ नहीं लगाएगा। जब सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके सामने एक लड़का खड़ा था। तभी अचानक समर के मुंह से निकलता है रेहान। रेहान नाम सुनकर सब लोग उसे तरफ देखने लगते हैं। अपने सामने रेहान को देखकर उन सारे लड़कों की हालत खराब हो जाती है। रेहान उन लड़कों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये सब तो तुम्हें बाद में सजा देंगे, पहले मैं तुम्हें सजा दूंगा। मेरी मोहब्बत पर नजर डालने की सजा, मेरी गोरी को गंदा करने की सजा, मेरी गोरी को दर्द देने की सजा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान पर हाथ डालने की? तुम जानते हो ना रेहान मलिक की जिंदगी है गोरी, और तुमने रेहान मलिक की जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की है। वही रेहान मलिक सुनकर और समय दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सूर्यांश रेहान को उन लड़कों से दूर करता है और कहता है, ये हमारी बहन के गुनहगार हैं और इन्हें सजा देने का हक सिर्फ उसके भाइयों का है। रेहान सूर्यांश की आंखों में आंखें डालकर कहता है, गौरी मोहब्बत है, मेरी जिंदगी है, मेरे घर की इज्जत और आबरू है, और मेरे घर की इज्जत और आबरू पर जिसने भी हाथ डाला है ना, मैं उससे उसकी सांसें छीन लूंगा। और आप भाई होने का फर्ज बाद में निभाना, पहले मैं अपनी मोहब्बत का फर्ज निभा लूं। समय रेहान की तरफ देखा है और कहता है, इस वक्त जो गौरी की हालत है ना रेहान, उसकी हालत को देखकर तुम कभी भी उसे अपना नहीं पाओगे। और रेहान समय को अपना हाथ दिखाकर कहता है, मिस्टर मल्होत्रा, रेहान मलिक की मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं है जो एक पल में हो जाए और दूसरे पल में भूल जाए। रेहान मलिक ने गौरी राणा के दिल से मोहब्बत की है, उसके जिस्म से नहीं। अगर उसे जिससे मोहब्बत की होती ना तो मैं यहाँ न खड़ा होता। गौरी जैसी भी है, जिन भी हालातों में है, वह मुझे कबूल है, लेकिन इन्हें सजा देने का हक तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। सूर्यांश और समय की आंखों में कुछ भाव आकर गुजर जाते हैं, क्योंकि वो दोनों समझ चुके थे रेहान उसकी बहन से बहुत मोहब्बत करता है और वो किसी भी हालत में गौरी को नहीं छोड़ेगा। वो दोनों पीछे हट जाते हैं और रेहान एक एक करके उन लोगों को मौत के घाट उतारने लगता है। ध्यान के सारे कपड़े खून में भीग चुके थे, चेहरे से लेकर उसके पैर का नाखून तक खून में शराब और था, क्योंकि उसने उन 50 को बेदर्दी से काट दिया था और उनके उन प्राइवेट पार्ट को काटकर फेंक दिया था कि आगे से वो कभी भी किसी लड़की के साथ दर्द भी ना कर पाए। और उन सबके सीने पर ध्यान लिख दिया था, क्योंकि रेहान मलिक कोई सीधा साधा इंसान नहीं था, एक हवन था। वो हवन एक मासूम सी लड़की की मोहब्बत में पड़ गया था। रेहान उन सबको इतनी बुरी तरीके से मार रहा था कि वहां खड़े सारे लोगों की रूह कहां गई थी। उसने उन सबके कुर्सियों में कट फिट कर दिया था। उन्होंने हाई वोल्टेज का कट दे रहा था जिससे उनके शरीर का सारा खून जल जाए। इतनी दर्दनाक मौत दे रहा था कि जैसे देखकर एक बार को समय की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई। तभी इसके टॉर्चर करने के तरीके से उसे किसी की याद आई। वो तुरंत रेहान की तरफ देखा है जो अभी भी उन लोगों को टॉर्चर करने में लगा हुआ था। इस टॉर्चर बायमा हाल में समय के फोन की घंटी बजती है। सबकी नज़र समय की तरफ हो जाती है। जब समय अपना फोन निकालकर उसे परशोर है अनिका के नाम को देखा है तो वो तुरंत अपना फोन उठाकर कान से लगा लेता है। तभी रेहान समय के हाथ से फोन लेकर उसे स्पीकर पर कर देता है। अनिका, कहाँ? उसे समय, आप, मैं कब से आपको फोन मिला रही हूँ, लग ही नहीं रहा। आपको पता है गौरी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और बुक पहनी कर रही है, उसे होश आया, वो अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। समय, प्लीज जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, यहाँ पर मैं अकेली हूँ, मैं उसे अकेले नहीं संभाल पा रही हूँ। आपको पता है बार बार खिड़की से नीचे कूदने की कोशिश कर रही है, प्लीज जल्दी आ जाइए। इतना सुनते ही वहाँ एक साथ कई दर्दनाक चीखें गूंजती हैं और उनकी चीखों में वो दर्द वो तड़पती जैसे एक बार सुनकर अनिका का दिल भी दहल गया था। तभी समय जल्दी से फोन कट करके सबकी तरफ देखा। हर कहता है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। अब तक रेहान ने उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उन्हें इतनी दर्दनाक मौत दी थी। शायद इस दर्द के इम्तिहान की बात वो कभी भी किसी औरत पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करेंगे। सब लोग वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, रेहान भी उन सब के साथ ही था। जब सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं अनिका गौरी को अपनी बाहों में संभाले बैठी थी और गौरी बुरी तरीके से केको चिल्ला रही थी। अभी समय सूर्यांश बाकी सभी करी को शांत करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन गौरी किसी के हाथ नहीं आ रही थी। जब सब लोग थक जाते हैं तभी उसे कमरे में किसी की सर्द आवाज पहुंचती है, गौरी शांत हो जाओ। बस गौरी के दिमाग में यह आवाज ही पहुंचती है कि गौरी चुपचाप शांति से बैठकर लेट जाती है। ये देखकर सब लोग हैरानी से रेहान की तरफ देखते हैं। रेहान अनिका की तरफ देखकर उन्हें वहां से उठने का इशारा करता है तो अनिका वहां से उठकर समय के पास खड़ी हो जाती है। रेहान बेड पर बैठकर गौरी के सिर पर हाथ फेर कर कहता है, मेरी गौरी इतनी कमजोर नहीं है कि कुछ लोगों के अत्याचार से ऐसी हो जाए।
उसे आवाज को सुनते ही करी अपना सर उठाकर रेहान की गोदी में रख लेती है और कहती है, उन लोगों ने मुझे गंदा कर दिया रेहान, मैं कैसे फेस करूं सबको, कैसे अपने भाइयों के सामने जाऊं, कैसे अपने माँ बाप का सामना करूं। गौरी को इतनी शांति से बात करते हुए देखकर सब लोग अच्छा में थे। जो लड़की अभी तक इतना पानी कर रही थी, इतना चिल्ला रही थी, सब कुछ कर रही थी, वो सिर्फ रेहान के नाम लेने भर से पानी की तरह शांत हो गई थी। गौरी की हालत देखकर अनिका समय के गले लग जाती है और कहती है, उन सब लड़कों को जिंदा मत छोड़ना समय, क्योंकि उन्होंने इस बार जो हरकत की है वो माफी के काबिल तो बिल्कुल नहीं है। एलिल रेहान गौरी के सर पर हाथ रखकर कहता है, जी जिसने तुम्हें हाथ लगाया था ना गौरी, उसको अपने हाथ से सजा देकर आया हूँ मैं। उनमें से कोई भी अब जिंदा नहीं है जो तुम पर उंगली उठा सकेगा, और तुम पर हुए इस अत्याचार की बात इस अस्पताल से बाहर नहीं जाएगी। किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ था। बस तुम मेरा हाथ थाम कर चलो और हमेशा के लिए मेरी दुनिया में घुस जाओ। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि रेहान मलिक की बीवी पर कोई हाथ डाल पाए। रेहान की बात सुनकर गौरी रेहान से अलग होकर कहती है, नहीं रेहान, अब मैं आपके काबिल नहीं रही। मैंने आपको बोला था जिस दिन आप मेरे भाइयों का दिल जीत लोग मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन मैं आज आपसे कहती हूँ ना मैं आपके काबिल रही हूँ और ना ही अब मैं आपसे शादी करूंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जो मैं आपको दे सकती हूँ। प्लीज चले जाइए यहाँ से और फिर कभी वापस पलट कर मत देखना कि कोई गौरी नाम की लड़की कभी भी आपकी जिंदगी में मौजूद थी। किसी अच्छी लड़की से देखकर उसकी शादी कर लेना अब चाहिए आप यहाँ से, क्योंकि यहाँ अब कुछ भी नहीं बचा है। रेहान गौरी के चेहरे को अपने हाथों में भरता है और कहता है, तुम अच्छे से जानती हो गौरी, मुझे तुम्हारे शरीर से कभी प्यार नहीं था, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ दिल से तुम्हारे उसे पवित्र राहों से प्यार हुआ है। तो इन सबको मैं छोड़कर क्यों चला जाऊं, और तुम्हें देखकर मुझे कुछ भी बड़ा फूल नहीं हो रहा। ये हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता था, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। तुमने थोड़ी उन लोगों को बोला था कि आओ मेरे साथ ये सब कुछ करो। तुम जैसी लड़कियां बहुत कम इस दुनिया में पाई जाती हैं, और तुम मेरी गौरी हो और मैं अपनी गौरी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, समझी। सब लोग रेहान की बात सुन रहे थे। रेहान जैसा बड़ा दिल शायद ही किसी लड़के के पास होगा, और इस हालत में वो गौरी की ढाल बनकर खड़ा था। तभी रेहान उठकर खड़ा होता है समय और सूर्यास्त से कहता है, मैं जानता हूँ आप दोनों गौरी के भाई हो, ये भी जानता हूँ आपकी मर्जी के बिना भर कभी मुझसे शादी नहीं करेगी। आज मैं रेहान मलिक आप दोनों से आपकी बहन का हाथ मांगता हूँ। क्या आप दोनों अपनी बहन को मुझे सपना के लिए तैयार हैं? सूर्यांश एक नज़र रेहान की तरफ देखकर कहता है, भी तुम होश में नहीं हो रेहान, आराम से बैठकर ठंडे दिमाग से सोचो, उसके बाद कोई फैसला लेकर मेरे पास आना। मैं नहीं चाहता कि अभी तुम जोश में आकर कोई फैसला ले लो और बाद में मेरी बहन को इन सब में सफ़र करना पड़े, क्योंकि मैं मेरी बहन को दर्द और तकलीफ में नहीं देख सकता। रेहान एक नज़र सूर्यांश की तरफ देखकर फिर गौरी की तरफ देखकर कहता है, गौरी मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है और उसके बिना रेहान मलिक का जीना भी नामुमकिन है। और अगर आपको लगता है कि आप हम दोनों को अलग कर देंगे यह एक छोटे से हादसे की वजह से, तो आई एम सॉरी मिस्टर राणा। गौरी को गौरी रेहान मलिक करने से कोई नहीं रोक सकता। तुरंत ही अपने अंगूठे में एक कट लगाकर गौरी की मांग भर देता है और अपनी पॉकेट में से मंगलसूत्र निकाल गौरी के गले में पहना देता है। श्री राणा आशिक, गौरी मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है, मेरा सब कुछ है। अगर आप थोड़े दिनों से अपने साथ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वरना मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैं उसका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराऊंगा और मैं उसे इंडिया से बाहर ले जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता इंडिया में रहकर किसी को भी गौरी के साथ में हादसे के बारे में पता चले। रेहान तुरंत गौरी को अपनी बाहों में उठाकर उसे बात से बाहर चला जाता है और वह सब सिर्फ रेहान का मुंह देखते रह जाते हैं। लेकिन समय और सूर्यांश के चेहरे पर एक तेरी मुस्कुराहट थी। वो दोनों समझ चुके थे कि रेहान कभी भी गौरी का साथ नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उसे अपनी पलकों पर बिठा के रहेगा। और इस वक्त वो गौरी को घर नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि रात में गौरी को पैनिक अटैक्स आ सकते थे। अगर ऐसा होता तो घर के बाकी मेंबर्स को भी गौरी के साथ हुई हर एक घटना की जानकारी हो जाती। गुलाबी हॉस्पिटल से निकालकर घर चले जाते हैं। जब सब लोग घर पहुंचते हैं तो देखते हैं हुआ सुप्रिया जी केतकी की। केतन सब लोग वहां बैठे हुए थे। सब लोग जाकर चाचा चाची के और बाकी सब के पैर छूते हैं। चाचा जी उन सब के पीछे देखकर कहते हैं, गौरी कहाँ बेटा, हमें बहुत अजीब लग रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए हम जल्दी वापस आ गए जयपुर से, बताओ ना कहाँ है गौरी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखकर चेतन जी की तरफ देखकर कहते हैं, गौरिया नहीं है, गौरी अपनी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया से करना चाहती थी, इसलिए मैं और समय ने उसका एडमिशन ऑस्ट्रेलिया कर दिया। अब वो वहीं रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगी और 6 महीने बाद वापस आएगी। लेकिन वो हम लोगों से बिना मिले ऐसे कैसे ऑस्ट्रेलिया चली गई? समय उसका जाना जरूरी था चाचा जी, अगर वो नहीं जाती ना तो उसका साल बर्बाद हो जाता है। और आप फिक्र मत कीजिए,
6 महीना बाद तो वो आ ही जाएगी ना आपके पास। और हाँ, आप सबको एक बात बतानी थी, हमने गौरी के लिए एक लड़का पसंद किया है और उसके साथ उसकी शादी फिक्स कर दी है। उसका नाम रेहान मलिक है। वह मालिक इंडस्ट्रीज का मालिक है और बहुत फेमस बिजनेस टाइकून है। और सबसे में बात, वो हमारी गौरी से प्यार करता है। इसीलिए हमने सोचा है जब 6 महीने बाद गौरी वापस आती है तो हम उसकी एंगेजमेंट कर देंगे। ये सब सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो केतकी जी थी। एलिल उन्हें इस बात की खुशी हो रही थी कि उनकी बेटी को इतना अच्छा घर और परिवार मिला है, क्योंकि मलिक परिवार के बारे में कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया में राणा परिवार के बाद दूसरे नंबर पर आता था मलिक परिवार, और मलिक परिवार का बेटा उनकी बेटी से प्यार करता था। ये तो उनकी बेटी के लिए बहुत अच्छी बात थी। फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जब सूर्यास्त अपने कमरे में पहुंचता है तो देखा है कोयल सारे कपड़ों को समेट कर रोल में रख रही थी। सूर्यांश कोयल को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, कहाँ गायब रहती हो तुम, मैं आया तुम नीचे नहीं थी। पूरा परिवार नीचे बैठा था। कोयल सूर्यांश की तरफ देखकर कहती है, मैं अभी अभी नीचे से आई थी सबको चाय नाश्ता देकर। आपको पता है सूर्यांश, एक अनिका पता नहीं कहाँ गायब रहती हैं, घर के किसी काम में हाथ नहीं लगती हैं और सबसे महान बात, हर काम मुझे ही करना पड़ता है। सूर्यांश एक नज़र कोयल को देखा है और कहता है, कोयल अनिका ऑफिस संभालती है, उसे ऑफिस की 1000 मीटिंग्स होती हैं, काम होते हैं। ऐसे में तुम मुझे कंपटीशन मत करो कि वो घर का काम नहीं करती तो तुम भी नहीं करोगी। अगर तुम्हें नहीं करना है तो मत करो, घर में इतने सारे नौकर हैं, कोई भी कर लेगा। लेकिन प्लीज आज के बाद कभी भी मेरे सामने इस तरह की बातें मत करना। और एक बात, कोई तुमसे जोर जबरदस्ती नहीं देता है काम करने के लिए। तुम्हारा मन हो तो करो, अगर तुम्हारा मन नहीं होता काम करने का तो मत करो, कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। और दूसरी बात, ये घर हमारा नहीं बल्कि समय का है और अनिका का है। अगर तुम्हें अनिका से कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें लेकर राजस्थान चलता हूँ, जो हमारा असल में घर है और जहाँ हम सब लोग रहते हैं। कोयल हड़बड़ा कर सूर्यांश से कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ एक बात बोल रही थी। आप तो नाराज ही हो गए। कोयल, तुमने जो बात और जिस तरह मुझसे बोली थी उसका यही मतलब निकलता है कि तुम उसे बात भी करना चाहती हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कोयल, जैसे पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती वैसे ही हर इंसान बराबर नहीं होता। अनिका एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है, उसके पास 1000 काम होते हैं। आज तक समय ने कभी उसे कोई काम करने के लिए नहीं बोला है, तो मैं और तुम तो कुछ है ही नहीं। कोयल सूर्यांश से कहती है, ठीक है, आज के बाद में ऐसी कोई बात किसी से नहीं कहूंगी, आपसे भी नहीं कहूंगी। सूर्यांश, तुम्हारे मन में जो है तुम मुझसे बोल सकती हो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। लेकिन तुम घर में प्लीज किसी से इस बारे में जिक्र मत करना, क्योंकि कर सबको ये पता चला तूने बहुत दर्द हो, तकलीफ होगा। और फिर वैसे भी कल सुबह हम लोगों को वापस राजस्थान जाना है, क्योंकि हमारा बिजनेस, हमारा घर सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो तुम अपनी पैकिंग कर लो, हम कल सुबह निकलेंगे। कोयल हाँ बोल देती है और सूर्यास्त वॉशरूम में चला जाता है। सूर्यांश के जहां पर ही कोयल गुस्से में अपने हाथ में पड़े फोन को बेड पर पटक देती है और कहती है, इतनी आसानी से नहीं, उतनी आसानी से अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा, मुझे वॉशरूम की तरफ देखना। शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुरा देती है। वही जब सूर्यांश वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि कोयल ने अभी तक कोई भी सामान पैक नहीं किया था। वह अभी भी बेड पर बैठी हुई पता नहीं क्या सोच रही थी। सूर्यांश बिना कोयल की तरफ देखे बालकनी की तरफ चला जाता है और कहता है, बैठने से कुछ नहीं होगा, सामान पैक करो क्योंकि हम कल सुबह ही निकालना है। ठीक है। कोयल पीछे से सूर्यांश को अपने गले लगा कर कहती है, मुझे भी कहीं नहीं जाना, मुझे यही रहना है। सूर्यांश, ये हमारा घर नहीं है। कोयल, हम यहाँ जिंदगी भर नहीं रह सकते और फिर पूरा परिवार कल जा रहा है तो फिर हम क्यों रहेंगे। कोयल को अपना सामान पैक करना पड़ता है। कोयल सामान पैक करते हुए कहती है, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूं ये तो हो ही सकता, कुछ भी करके यहाँ रुकना होगा, रात को डिनर पर सब मिलते हैं। तो सूर्यांश सबकी तरफ देखकर कहता है, हम सब लोग कल राजस्थान वापस जा रहे हैं और सब लोग अपना सामान पैक कर लेना, जिसे जो भी है। लेकिन हाँ, सब लोग मतलब सब लोग जा रहे हैं। ठीक है, सब हाँ बोल देते हैं। लेकिन इस वक्त वहाँ पर समय और अनिका मौजूद नहीं थे। सब लोग डिनर कर ही रहे थे, तभी ऊपर से समय और उनके आते हैं और सब की तरफ देखकर कहते हैं, हम दोनों एक बिजनेस जन्नत में जा रहे हैं। तो सब लोग डिनर कर ही रहे थे, तभी ऊपर से समय और उनके आते हैं और सब की तरफ देखकर कहते हैं, हम दोनों एक बिजनेस डिनर में जा रहे हैं, तो आप लोग हमारा इंतजार मत कीजिएगा क्योंकि रात में आने में हमें लेट हो जाएगा। सब लोग हाँ बोल देते हैं। वो दोनों तुरंत वहां से बाहर चले जाते हैं।
गाड़ी में बैठने के बाद आने का समय की तरफ देखती है और कहती है अपने सबसे झूठ क्यों बोला, ये क्यों नहीं बोला कि हम दोनों फार्म हाउस जा रहे हैं। और क्या तुम जानते थे ना मामा, सब लोग थे, चाचा चाचा वगैरह सब, ऐसे में उनके सामने कैसे बोल देता है, इसलिए बिजनेस मीटिंग का बहाना बनाया। और तुम शांत रहो, ठीक है, हम कल शाम तक वापस आ जाएंगे ना, और आज की पूरी रात और कल का पूरा दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बताना चाहता हूँ। वही मल्होत्रा मेंशन में सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले गए थे क्योंकि अगली सुबह उन सबको राजस्थान वापस जाना था। तभी सूर्यांश अपने स्टडी रूम में चला जाता है और कोई अलग अपने कमरे में तुरंत स्टडी रूम में जाकर समय को कॉल लगता है। समय कॉल रिसीव करके बोलता है, जी भाई बोलिए। सूर्यांश समय से कहता है कि वो कल राजस्थान वापस जा रहा है और उसके साथ पूरा परिवार भी जा रहा है। समय कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? सूर्यांश समय को कुछ बताता है, उसके बाद समय ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। ऐसी क्या बात हुई थी दोनों के बीच जो दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था? और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान था इस वक्त तो वो सूर्यांश था। वजह क्या थी यह तो कोई नहीं जानता। To be continued. Thanks for watching.